नमस्कार मित्रों, कई बार कुछ एक साहित्यकार, उनके बारे में मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो लोग शायद तेल की मालिश करते होंगे, फिसल जाते हैं हाथों से, आपके हाथ में काबू नहीं आते किसी भी ढब। ऐसा ही एक मैं साहित्यकार के बारे में आपसे कुछ जानकारियाँ बांट रहा हूँ, और वो साहित्यकार हैं उर्दू के प्रख्यात शायर मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब को किसी भी ढंग से, किसी भी कोण से उसको पकड़ना या उसको किसी एक फ्रेम में फिट करना ये मुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल असंभव है। मित्रों, आप ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति स्वयं अपने पत्रों में, अपनी जितने भी संस्मरण हैं, संस्मरणात्मक जो पत्र हैं लिखे गए, उसमें वो स्वयं स्वीकार करता है कि मुझे कर्ज़ा लेने की बुरी आदत थी, लत सी पड़ गई थी। दारू की तो बुरी आदत थी ही, कर्ज़ लेने की भी बुरी आदत थी, और वो कर्ज़ की पीते थे मैं, और फिर समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। ऐसे फाका मस्त व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात, कुछ उनके जो आलोचक हैं वो ये भी कहते हैं कि गालिब का पेट बहुत बड़ा था, भरता ही नहीं था कम वक्त। जितनी मर्ज़ी उसको दारू पिला दीजिए और जो मर्ज़ी उसे खिला दीजिए, वो उसको कुछ नहीं होता था। बहरहाल, कुछ एक बातें हैं उसके जीवन की जो हमें बिल्कुल अलग करती हैं और उस पर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। मित्रों, उसने स्वयं स्वीकार किया कि स्वाधीनता संग्राम, जो पहला स्वाधीनता संग्राम था, उसमें उसका कोई भी महत्वपूर्ण रोल नहीं था। हालांकि वो वाबस्ता जिन लोगों से था, वो सारे के सारे उस प्रथम स्वाधीनता संग्राम से जुड़े हुए थे। इस शख्स की सबसे बड़ी विशेषता, जैसे हम कहते हैं ना कि महाभारत में 100 गुना शिशुपाल के माफ़ हो गए थे, कृष्ण का वरदान था, और बाद में वरदान के 101 जब उसने किए तो उसके बाद उसका वो चक्र से वध हो गया। तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन गालिब के 100 गुना सिर्फ उनकी शायरी के आधार पर माफ़ हैं। कमबख्त ऐसी चीज़ें जीवन दर्शन की हमारे सामने प्रस्तुत कर गया कि हम उनका ओर छोर, उनकी व्याख्या करते करते ही थक जाते हैं, और कई बार समझ नहीं आता कि आदमी कितना बड़ा था और कितनी इसकी विशालता का नज़रिया था कि कहाँ वो रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन वाला शायर, और कहाँ फ़लसफ़े की बात, जीवन दर्शन की, जीवन और मृत्यु के रहस्यों की गहरी बात, जिसका अब तक विश्लेषण करते करते विद्वान थक गए हैं, और अभी भी सिलसिला जारी है। किसी ने उसको कुछ समझा, किसी ने उसको कुछ समझा। बहरहाल, कुछ एक बातें उसके बारे में हैं, वो हम कर लें। एक तो ये थी कि सबसे बड़ी बात थी कि गालिब ने अपनी पहली जो गज़ल थी वो 11 साल की उम्र में लिखी थी। वो भी आज दीवाने गालिब का हिस्सा बनी हुई है। उसमें बाद में उन्होंने कुछ दुरुस्ती भी की, उसमें संशोधन किए, इस्लाह भी उसने ली या नहीं ली। उसने जल्दी जल्दी किसी को अपना उस्ताद भी नहीं माना। वो बड़ा इस बारे में तुर्रम खान था। तुर्रम खान कौन था, इसके बारे में फिर कभी आपसे बात करेंगे, तो उस पर वक्त ना खर्च करें, गालिब तक सीमित रहें। और उसने जो पहली जो लिखी थी गज़ल, वो उर्दू भाषा में थी, अरबी फ़ारसी में उसका कोई संबंध उसका नहीं था। और लेकिन आम तौर पर वो जो अपनी बोल चाल में या अपनी शायरी में पर्शियन और तुर्किश दोनों ज़बानों का ज़्यादा, वो तुर्की का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। लेकिन बाद में कालांतर में स्वयं ही कोई और करेगा उर्दू में तर्जुमा, तो कहीं गलत ना कर दे, इस खतरे के मातहत वो ख़ुद ही इसका गज़ल का रूपांतर जो था अपनी पर्शियन और जो तुर्की में जो लिखी गई है उसको भी उर्दू में स्वयं ही रूपांतर कर दिया करते थे। तो ये शख्स की बड़ी खूबसूरती थी कि वो ये नहीं चाहता था कि मेरी गज़ल से कोई गलत किस्म का शायर या कोई गलत किस्म का आलोचक कोई छेड़छाड़ कर सके। शब्दों की, आप इसे कह सकते हैं, शब्दों की पाकीज़गी और शायरी की पाकीज़गी के बारे में वह शख्स कितना ज़्यादा जागरूक था, आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए। शादी आप जानते हैं, अगर कहा जाए तो हरियाणा का दामाद था। फिरोज़पुर झिरका के नवाब की बेटी से शादी हुई थी, और फिरोज़पुर झिरका के नवाब लोहारू के नवाब सगे भाई थे। तो लोहारू वाले भी मानते हैं कि वो गालिब हमारे ही ख़ानदान में शादी उसकी हुई, हमारी वंश परंपरा में, और यही दावा फिरोज़पुर झिरका वालों का भी है। बहरहाल, सबसे बड़ी बात ये थी कि उसको बहादुर शाह ज़फ़र ने उसके 100 गुना माफ़ किए। उसने बहादुर शाह ज़फ़र का कोई भी कौल या वचन या संकल्प स्वीकार नहीं किए। उसने अंग्रेज़ों की तारीफ़ भी की। गालिब ने अंग्रेज़ों की तारीफ़ की। गालिब ने बहुत से मौक़ों पर
बहुत सारे ऐसे लोगों की भी तारीफ़ की जो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, अंग्रेज़ परस्त थे, लेकिन दिक्कत वही थी कि वो स्वीकार कर लेता था कि ये मैंने किया, और किया इसलिए कि मेरा गुजारा, मेरा जहन सामान्य रूप से हालात के मुताबिक ढल नहीं सकता था। 7 संतानें मित्रों हुई और सातों संतानों को अपने हाथ से दफन किया हो जिस शख्स ने, और जिस शख्स का एक पागल भाई से वास्ता पड़ा हो, उस पागल भाई को भी नियंत्रण में रखने के लिए, काबू में रखने के लिए उसको क्या क्या पापड़ बेलने पड़े गालिब को, ये भी बात। लेकिन उसने कभी उसका पागल भाई को छोड़ा नहीं, आखिरी दम तक उसका साथ दिया, उसको पास रखा, उसका लालन पालन किया। लेकिन जो त्रासदियाँ थी इसके ज़िंदगी में भरी रहती थी, भरी रहती थी। इतनी ज़्यादा त्रासदियाँ इस शख्स ने देखी, भोगी, जी कर देखा उनको, और इसके लिए बहुत मुश्किल था उस वक्त सामान्य इंसान की तरह से या सामान्य बुद्धिजीवी की तरह से बर्ताव करना शायद इसके लिए मुमकिन नहीं था। वो कई बार ऐसा भी ख़तरनाक मोड़ पर भी आकर आपको झंझोड़ता है कि हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना घर के दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कोई मज़ार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो मित्रों, ऐसे हर दृष्टि से देखिए कि पूरी ज़िंदगी विसंगतियों से भरा हुआ शख्स, कंट्राडिक्शन से भरा हुआ शख्स, और वह शख्स जिसके समकालीन दोस्त यार या तो फांसी पे चढ़े या अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जंग में शहीद हो गए। लेकिन गालिब ने किसी भी जंग में पार्टिसिपेट करना, हिस्सा करना तो अलग बात थी। उसको बहादुर शाह ज़फ़र की जिन परिस्थितियों से ज़फ़र गुज़रे थे, जब उनको यहाँ से देश निकाला भी दिया गया, रंगून में कैसी ज़िंदगी जब ज़फ़र ने काटी, ये कल्पना करना ही बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी ज़िंदगी वाले सरपरस्तों को, उनके बारे में भी गालिब ने एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा। जो कुछ मिलता है वो सिर्फ़ मिलता उसी नज़रिए से है कि बना है शाह का मुसाहिब, जैसे जो लतीफ़ों वाली बातें थी वो आपको याद होगा, बना है शाह का मुसाहिब फिर है इतराता, वगरना जहर में गालिब की आबरू, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो ये ऐसी बातें तो उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, बहुत सारे हंसी मजाक और ऐसे लतीफ़े भी जुड़े हुए हैं ज़िंदगी से, और विट्टी बहुत था, बहुत उसमें विट थी, हास्य और व्यंग का उसमें पूरा का पूरा समावेश रहता था, और इस मामले में वो अद्भुत था। इसीलिए गालिबन, शायद इसीलिए उस शख्स के 100 गुना माफ़ किए गए, क्योंकि उसने शायरी को एक अनूठी देन दी। सिर्फ़ एक मित्रों दीवान लिखा, एक ही दबाचा, एक ही पुस्तक, दीवाने गालिब। लेकिन एक ही पुस्तक के बल पर उस शख्स को विश्व के उर्दू साहित्य का शिखर पुरुष माना जाता है। उसकी सारी की सारी ज़िंदगी के जो दाग थे वो माफ़ कर दिए गए। आलोचकों ने उसका नोटिस तो लिया, आलोचकों ने उसको माफ़ इस मामले में नहीं किया कि गालिब के 100 गुना माफ़, बाकायदा कटघरे में गालिब को खड़ा किया उन्होंने। जो समीक्षा के कटघरे थे जिसमें क्रिटिसिज्म होता था, आलोचना होती थी, उस कटघरे में उसको बार बार खड़ा किया गया। लेकिन उसके बाद ये तस्लीम भी आलोचकों ने किया कि क्या करें, ये कमबख्त तो ऐसा वो तेल जिस्म पे मले हुए है कि ये काबू ही नहीं आता। ये फिर कोई ऐसा अदब की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में ऐसी कोई उपलब्धि वाला शेर या उपलब्धि वाली गज़ल हमारे सामने ले आता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इस शख्स को किसी भी तरह से नकारना। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और मित्रों, इतने ज़्यादा जो अलग अलग मोड़ हैं जिन मोड़ों से ये शख्स गुज़रा, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना प्रसिद्ध था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि गालिब के आलोचक भी काफ़ी थे। गालिब के जो दीवान था, दीवाने गालिब की समीक्षा करने वाले और व्याख्या करने वाले, और उसको जिसे आप कहते हैं भाषा टीका सहित, तो जिसकी तशरीह करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। और वो तशरीह करने वाले लोग भी ऐरे गहरे नहीं थे, ना नत्थू खैरे थे। न नत्थू खैरे के बारे में कभी बात करेंगे, लेकिन वो ऐरे गहरे लोग नहीं थे, बहुत ही मजे हुए साहित्य के विद्वान थे, अदब के बहुत ज़्यादा हस्तियाँ थी अदब की, जिन्होंने गालिब के ऊपर
गालिब ने तो एक दीवाने गालिब लिखा और उन्होंने गालिब पर इतनी मोटी मोटी पुस्तकें गोपीचंद नारंग और इन लोगों ने जो दी हैं वो अद्भुत हैं। तो ये सबसे बड़ी जो ये अदब की दुनिया का ये ऐसा सितारा था जो अपनी ढेरों कमज़ोरियों के बावजूद कभी भी अस्त होने का नाम नहीं लेता। इसलिए ऐसे शख्स को भी याद कर लेना चाहिए, अलग अलग कारणों से याद करें, लेकिन ये भी याद करें कि इस शख्स ने जो दिया वो भी गज़ब था। कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का। अब इतनी ख़तरनाक बातें जो हैं ये कह देने वाला भी मिर्ज़ा गालिब ही था। शुक्रिया।